नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं और लेकर हाजिर होते हैं हम ऐसे में कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां होती है आपके लिए। अलग अलग विषयों पर यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो आज भी कुछ खास विषयों पर चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है शरदकालीन गोभी की खेती, इसके अलावा बांस की खेती। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी बातचीत करेंगे तो टीवी की आवाज बंद रखिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर गोविराज सिंह मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शाखीय विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय ठाकुर, जो कि प्रमुख है आनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार विभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में। डॉक्टर ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और शरदकालीन गोभी की खेती के बारे में बात करें। डॉक्टर सिंह, इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि गोभी जो सब्जी है वो आमतौर पर भारतीय थाली का एक हिस्सा होता है, तो क्या खासियत है इस सब्जी की और जो किसान है वो किस क्षेत्र में इसकी खेती कर सकते हैं? देखिए, अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी एक ऐसी फसल है जो कि पूरे भारत में बहुत विभिन्न जगह पर ही उगाई जाती है। और इसकी जो नर्सरी पहले पौधशाला तैयार करते हैं तो इसकी जो बुआई होती है वो मई के महीने से पौधशाला शुरू होती है और ये नवंबर तक पौधशाला की प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, कुछ अगेती किस्म होती है, कुछ मध्य अगेती होती है, कुछ मध्य पचेती होती है, कुछ पचेती किस्म होती है। तो ये चलती रहती है। तो इसके दो महत्वपूर्ण उसके लाभ हैं। पहला तो अगर हम बात करें हमारे जो हेल्थ के हिसाब से, तो हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें सिनीग्रीन, इंडोल 3 कार्बिनोल है, सिनीग्रीन है, ग्लूकोसाइनोलेट्स हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बहुत ही जो घातक बीमारियां होती है, जिनमें कैंसर है और ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन रखती है। कैंसर से उसके प्रति रोगरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। और इसमें बहुत प्रकार के विटामिन हैं और जो खनिज लवण है जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इनकी प्रचुर मात्रा होती है। और किसानों के लिए भी एक लाभदायक फसल होती है, क्योंकि गोभी की अगर हम बात करें तो गोभी बहुत प्रकार की जो सब्जियां होती है, जैसे आलू, मटर, गोभी मटर, तो सभी के साथ में इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी किसानों को भी अच्छी बनी रहती है, लोग पसंद करते हैं गोभी खाना। तो केवल ये स्वादिष्ट ही नहीं होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी गुणकारी है। और चूंकि मांग अच्छी रहती है, अलग अलग समय पर गोभी जो है वो बाजार में आता रहता है, तो बहुत अच्छा मुनाफा इससे जुड़ा हुआ है। तो शरदकालीन गोभी की खास तौर पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े, लेकिन इस बीच आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। वैसे तो साल भर हमें हर प्रकार की सब्जियां आसानी से मिल जाती है, लेकिन शरद काल के मौसम में गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती का प्रमुख स्थान है, जिनमें फूल गोभी, पत्ता गोभी मुख्य फसल के साथ गाठ गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट व ब्रोकली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनमें विटामिन ए, सी और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए ठंडी नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान होने पर गोभी वर्गीय सब्जियों की फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इनके बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त मिट्टी का ताप 12.8 से 15.6 डिग्री सेल्सियस सही माना जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती वैसे तो लगभग हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इनकी खेती के लिए उत्तम रहती है। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में की जाती है। गोभी की फसल में सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन करें। पछेती किस्मों की पौधशाला में पौध तैयार करें। मध्यम अगेती गोभी की फसल में काला विगलन रोग का प्रबंधन करें। मध्य पछेती किस्मों में उर्वरक प्रबंधन एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य जारी रखें।
गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती हेतु खेत की तैयारी के समय 250 से 300 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि में मिला दें। इस प्रकार गोभी की खेती का प्रबंधन करके किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। जी हाँ, तो शरदकालीन गोभी की खेती कैसे करें और किस तरह से अच्छा उत्पादन हासिल करें, इसके बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच बांस की खेती के बारे में आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की खेती की जहाँ तक बात आती है तो अब जो है किसानों के लिए ये बहुत ही लाभदायक खेती बनती जा रही है, क्योंकि कई तरह के उत्पाद बांस से अब बनने लग गए हैं और बाजार में बहुत अच्छी मांग इसकी रहती है। जानना चाहेंगे कि फिलहाल बांस की खेती हमारे देश में किस स्तर पर की जा रही है? जी हाँ, एकदम से आपने सही कहा। एक्चुअली बांस के कारण रुझान जो है बहुत नजदीक तौर पे 3-4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। सरकार बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी, पर मेजर जो ब्रेक थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं, सरकार ने किसानों के लिए जो कदम उठाया था 2017 दिसंबर में पारित करके बांस को जंगल से हटा के किसान अगर अपने खेत पे उगाते हैं तो कहीं भी वो बेच सकते हैं। जी, आप देखिए ये गन्ने की तरह ये भी बढ़ता है, पर इसकी जो ऊंचाई है 25 मीटर तक चली जाती है। जी। सब जानते हैं कि बांस सबसे दुनिया में तेज बढ़ने वाला पौधा है और एक में ही 25 मीटर की ऊंचाई ले जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसको क्रेडल टू जो बोलते थे कि अर्थी से लेके बचपन में पैदा लेने तक सारे चीजों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इस्तेमाल बहुत है। इनफैक्ट जो किसान हमारे भाई लोग थे, उन्होंने महसूस करना शुरू किया जब स्टेक के लिए उनको बांस मिलना बंद किया, तो सरकार ने भी फील किया, महसूस किया कि किसान से ही नहीं पूरा का पूरा सेक्टर जो बांस का है वो अभी अनटच्ड है और किसान इसकी खेती करे। तो कई जगह जो हमारे उन्नत किसान हैं वो 1 एकड़ में 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके आय ले रहे हैं अभी। जी। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही संभावनाओं वाला ये क्षेत्र है और अभी भी काफी संभावनाएं इसमें बची हुई है। इसके बारे में आगे विस्तार से आपसे जानेंगे हम, लेकिन इस बीच नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। तेजी से लोकप्रिय हो रही बांस की खेती अब व्यावसायिक खेती का रूप ले चुकी है, जिसका मुख्य कारण बांस को आसानी से उगाया जाना और बाजार में इसकी मांग है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक जा सकती है। ये ठंडे प्रदेशों से लेकर गर्म मैदानी इलाकों में होता है। भारत में बांस का वन क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। ये भारत के कुल वन क्षेत्र का 10% से ज्यादा है। वैसे तो बांस भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, पूर्वी भारत के राज्यों, मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के केरला प्रांत में बहुतायत से होता है। बांस का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ, इमारत निर्माण, कृषि कार्य, फर्नीचर, कागज तथा कपड़ा उद्योग में होता रहा है। बांस आज के संदर्भ में पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहा है। बांस के बीड़े में से एक बांस निकालने पर उसी साल 2 नए बांस आ जाते हैं। बांस के रोपण के पश्चात 4-5 साल में बांस उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। इसकी खेती करने के लिए बुआई से पहले गहरी जुताई कर क्यारियां बनाकर बीज बोना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के पहले सप्ताह में ही पौध निकलने लगती है। पौधे जब कुछ बड़े हो जाए तब इनकी रुपाई करनी चाहिए। साथ ही बांस को किसी भी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। बांस से करीब 1500 प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बांस की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में बांस को इमारती लकड़ी से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया। इस कदम से कृषकों को अब बांस की कटाई, ढलाई तथा व्यापार में वन विभाग की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन के पुनरुद्धार कर इसे कृषक उन्मुख बना दिया है, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। हमारी सरकार भी छोटे किसानों को बांस की खेती देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। अगर किसान व्यावसायिक खेती कर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो बांस की खेती उनके लिए एक उत्तम विकल्प है।
जहाँ तो देखा कि इस तरह से किसानों के लिए एक उत्तम विकल्प साबित हो सकता है बांस की खेती। तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस बीच बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गोगराज सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम शरदकालीन गोभी की बात कर रहे हैं तो जो किसान शरदकालीन गोभी लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां शुरू कर दे और पौधशाला निर्माण के लिए उनके पास वक्त कब तक का है, जो उचित समय होता है वो क्या है? देखिए, जो अगर शरदकालीन गोभी की बात करें, जिसको हम पछेती गोभी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम अभी इसकी जो पौधशाला है उसका निर्माण कर रहे हैं, तो जो अक्टूबर का महीना होता है लास्ट तक, उस तक उसकी पौध लग जानी चाहिए होती है। तो पौधशाला के निर्माण से पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है। तो खेत की तैयारी करने के लिए हमें उस खेत को एक बार अच्छे मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 3-4 बार उसकी अच्छे से जुताई करनी चाहिए, जिससे कि खेत समतल बन सके और उसकी मिट्टी भुरभुरी बन सके। और जब हम खेत तैयार करते हैं उससे पहले हमें उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है लगभग 20 से 25 टन वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें मिला देनी चाहिए। और जो फूल गोभी की जो खेती के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है, उसमें नाइट्रोजन लगभग 80 से 90 किलोग्राम और फास्फोरस की मात्रा भी लगभग 60 से 80 किलोग्राम और पोटास की मात्रा लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन की और जो उसकी पोटास और फास्फोरस की मात्रा पूरी डालनी चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय डाल देनी चाहिए। और जो आधी जो मात्रा बचती है, जब हम उसमें नालियां बनाते हैं और उसके ऊपर जो बेड बनाते हैं उसमें हम उसकी रोपाई करते हैं, उसके 15 दिन बाद में, और जो दूसरी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा बच जाती है वो लगभग 30 से 45 दिन बाद में खड़ी फसल में डालनी चाहिए। डालने के बाद में पौधों को के पास में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि पौधों की वर्दी अच्छी हो और पौधे जमीन की सतह पर गिरे ना, और जिससे कि उनकी जो कर्ड की जो क्वालिटी है वो अच्छी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो किसानों को करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो आगे और भी बातचीत करेंगे इसके बारे में। इस बीच डॉक्टर ठाकुर का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, हम बांस की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल यहाँ पर हम पहले शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? आर्य रामेश्वर है जी। रामेश्वर जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हरियाणा, करनाल से कर लिया। करनाल से, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं बांस की खेती करना चाहूंगी। ठीक है, क्या खास जानकारी चाहेंगे? मैं कैसे लगाई है और कब लगाने? अच्छा, कब लगाएं, ठीक है। डॉक्टर ठाकुर बताएं। जी हाँ, सबसे पहले नमस्कार रामेश्वर जी। बांस की खेती करने के लिए हरियाणा में बांस का जो खेती है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिमांड बहुत है और सप्लाई लोकल कुछ भी नहीं है। और पहले ये धारणा थी कि नहीं, वहाँ नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बहुत जगह लगाया हुआ है 20 साल से ज्यादा। कुछ क्षेत्र और ऐसे जगहों में FRI ने लगाया और बहुत अच्छा उसका उत्पादन हो रहा है। तो मैं पहले कहूंगा कि मिट्टी की जांच जरूर करा लें। और उस जगह पे जहाँ पे आप धान की खेती करते हैं वहां तो बांस का आराम से आप लगा सकते हैं, निश्चिंत रहें। जो pH की मात्रा है बांस में हमेशा ध्यान रखें कि 5 से लेके 7 के बीच में होनी चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा है तो उसका उपचार जरूर करें। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों का बोलते हैं जो वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम मिट्टी का उपचार कर लें और वो पॉसिबल है। अब रही बात लगाने का टाइम, यस, थोड़ा सा बांस के लगाने का टाइम आपने, ये जो बरसात था वो मिस किया। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास अगर ट्यूबवेल है, ऐसी सुविधा है और मिट्टी वहाँ की दोमट और नरम है, तो फरवरी में इसको सोच सकते हैं, उस समय की बारिश से पहले। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगले बरसात में तैयार करें। और जो खेत है, और 5 बाई 5 मीटर, ये मेरा नारा है, किसान भाई कृपया किसी के बरगलाने में ना आए। 5 बाई 5 मीटर से नजदीक बांस ना लगाएं। और 2-3 साल तक आप बांस में जब भी लगाएंगे तो 2-3 साल तक आप कोई और चीज की खेती, जैसे बरसीम लगा सकते हैं, जिससे सॉइल एनरिच हो जाता है। और उसके बाद फिर उसमें जो है ना फर्टिलाइजर या ऐसे चीजों की आवश्यकता थोड़ी कम हो।
जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव यहाँ पर मिला है रामेश्वर जी। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इस पर अमल करेंगे और अच्छी खेती आप कर पाएंगे बांस की। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं पारस साहू जी बालाघाट से। आइए उनसे बात करते हैं। जी पारस जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पारस जी, बिल्कुल, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही है तो बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा प्रश्न था कि बांस की खेती के लिए मैम प्रशिक्षण व शासन तरफ से कोई अनुदान मिलती क्या मैम? मैं बालाघाट जिले से बोल रहा हूँ मैम। जी जी जी, आइए जानते हैं। बताएं डॉक्टर ठाकुर, सरकार की तरफ से किस तरह की मदद, किस तरह के अनुदान की व्यवस्था है बांस की खेती के लिए? जी हाँ। पहला तो जो है, पहले तो हम बात करेंगे प्रशिक्षण की। तो बालाघाट में आपका जो नियरेस्ट, हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE के संस्थान में है। और अगर उसको देखें तो हमारा TFRI जबलपुर में एक हमारा संस्थान है, वहां पे आपको बांस की ट्रेनिंग का मिल सकता है। और हमसे आप बांस के लिए हमसे भी संबंध रखें। हम बहुत सारी जानकारियां, वीडियो, आजकल तो ऑडियो वीडियो का जमाना हो गया है, हमारा प्रोग्राम है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है, क्या करना है, सारी हेल्प करेंगे। और तीसरा मदद, यस, भारत सरकार ने राज्य बांस मिशन के तहत, जैसे स्टेट बैम्बू मिशन बोलते हैं, MP में आपके लागू है, वो 50% प्रति हेक्टेयर में 50,000 रुपए का अनुदान देते हैं 3 साल के लिए। पहले साल 20,000, दूसरे साल 15,000, तीसरे साल 15,000 बचे हुए पौधों पे। और उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि अगर आप खेत के मेड़ पे लगाते हैं तो उसका प्रो रेटा बोलते हैं, जैसे कि 401 हेक्टेयर को मान के चलते हैं और हर हेक्टेयर, हर पौधे पे 120 रुपए का अनुदान देते हैं। अच्छा। तो आप अगर मेड़ पे लगाया तो कम लगाएंगे, और अगर में लगाया तो 400 5 बाई 5 मीटर पे लगाएंगे। मेड़ पे आप अगर केवल लगा सकते हैं तो शायद आप थोड़ा और नजदीक 4 बाई 4 लगा सकते हैं। पर जरूर किसी भी विशेषज्ञ से जान के किस जाति का लगाना है, कौन सा लगाना है, किसका मार्केट। बालाघाट आपका बांस के लिए, तो शुरुआत करने के लिए ये तमाम जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। पारस जी, हमें उम्मीद है कि आप तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद बांस की खेती अच्छी तरह से कर पाएंगे। और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और प्रोत्साहित कर रही है किसानों को बांस की खेती के लिए। बहरहाल यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम शरदकालीन गोभी की खेती और बांस की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आपके पास है और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजीत कुमार चंपारण बिहार से। आइए उनसे बात करते हैं। जी संजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी, गोभी की खेती कैसे करें? जमीन में बहुत ज्यादा नमी है, ठीक है ना? अच्छा, जमीन में बहुत ज्यादा नमी है, ठीक है जी। जी डॉक्टर सिंह, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, अगर आपके खेत में अभी नमी है तो पहले थोड़ा खेत को सूखने दीजिए,
क्योंकि आपने अगर खेत की तैयारी पहले से कर रखी है, अगर उसमें मेड़े बना रखी हैं, तब तो आप अगर पौधशाला में नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपने खेत की तैयारी नहीं कर रखी है तो पहले खेत को थोड़ा सूखने दीजिए, उसको मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी प्रकार उसकी जुताई करिए, उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाइए। उसके साथ साथ आप जो पौधशाला में जो नर्सरी तैयार करनी है, पौधशाला तैयार करनी है, वो करिए। उसके लिए आपको जो किस्में हैं, जो कि 25 जो किस्में हैं, वो अभी इस समय तैयार करनी है पौधशाला में, जिनमें कुछ किस्में हैं, पूसा सनोबाल है, पूसा सनोबाल K1 है, पूसा सनोबाल 16 है, ये किस्में आप ले सकते हैं। तो अभी अगर नमी है तो इस प्रकार की कोई गलती ना करें कि उसमें सीधी आप उसकी रोपाई करें। पहले खेत की तैयारी करें, उसमें खरपतवार नियंत्रण करें। उसके नियंत्रण के लिए आप रोपाई से पहले जो पेंडेमेथिलिन है उसका स्प्रे करें। 400 जो ml दवा है उसको लगभग 100 लीटर पानी में डालकर। जी बिल्कुल। तो संजीव जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर भी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमरेंद्र जी लखीसराय से। आइए उनसे बात कर ले। जी अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। हम लखीसराय जिला बिहार से बोल रहे हैं। जी जी। हमारे पास दोमट मिट्टी की भी जमीन है और उसमें रबी का फसल कोई बढ़िया होता नहीं है, तो बांस हम लगाएं कौन सी अच्छी वेराइटी? जी। एक और दूसरी बात कि उसका मार्केटिंग मतलब क्या क्या प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं या बाहर बेच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आमदनी के लिए प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी डॉक्टर ठाकुर, बताएं क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? जी हाँ, इनका मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप इनका जो इसको अप्रोच बोलते हैं बहुत ही अच्छा है, बांस का लगाने और उसका मार्केट के प्रति। जी हाँ, मैं बोलूंगा कि पहले तो मैं हमेशा जो सलाह देता हूँ, ऐसे तो लखीसराय का जो इलाका है पीएच वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी मिट्टी की जांच क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम दी हुई है, उसका फायदा उठाएं और जरूर कराएं। और हमारा कांटेक्ट नंबर भी इसको लास्ट प्रोग्राम के लास्ट में देंगे, तो उससे वो हमसे वो कर लेंगे, संबंध कर स्थापित कर लेंगे। फिर वहाँ पे बिहार में अगर देखा जाए तो 4 बांस का बहुत डिमांड है, लोकल डिमांड। अब उसका नाम थोड़ा हर स्टेट में अलग हो जाता है, पर मैं जाति का जो साइंटिफिक नेम है, जैसे बैम्बूसा बाल्कोआ, ये जहाँ समझ लेंगे, ये खंभे के लिए, किसी भी पिलर के लिए सबसे गांठ वाला होता है, बहुत ही मजबूत बांस होता है। इसकी मोटाई होती है 3 से 4 इंच, यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास मोटी होती है। ये शटरिंग से लेके सारे मेजर इस्तेमाल में होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा बांस होता है, एक लाठी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला बांस है। इसके अपने फायदे हैं। इसके फायदे हैं क्या कि सीधा होता है, लगी बनाना है से लेके खेत के हर काम में इसका इस्तेमाल। हमेशा हम बोलते हैं मिक्स लगाएं। फिर चौथा जो बिहार में लगता है वो होता है न्यूटन्स, बैम्बूसा न्यूटन्स बोलते हैं। उसका थोड़ा लोकल जाति नाम भी अलग अलग है, इसलिए मैं नहीं उसमें करूंगा। उस जानकारी मिल जाएगी, जो भी संबंधित साइंटिस्ट है या हम भी बता देंगे। तो न्यूटन्स के नाम से ये मिल जाता है, उपलब्ध होता है। उसके बाद चौथा जो बांस होता है वो होता है टुल्डा जो बांस है, न्यूटन्स और टुल्डा फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा बांस होता है। तो मैं आज के डेट में मेरा सोच बदल गया है। मैं कहता हूँ कि बांस में वैल्यू एडिशन करें, और हमने जैसे यहाँ पे एक तकनीकी बनाई हुई है जिसमें 50,000 से 60,000 रुपए के बीच में पावर इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई एक फर्नीचर की छोटी सी बांस की फैक्ट्री खोल सकता है, जिसमें 3 एम्प्लॉय हो सकते हैं, और उसका लोकल मार्केट है। फिर के बाद स्टेट का तो मैंने देखा है कि जो लोग खेत में जैसे भी कद्दू वर्गीय फसल है या टमाटर है, इनके लिए तो खेत से ही बांस उठा के ले चले जा रहे हैं। तो लोकल मार्केट है शटरिंग का, और जो वहाँ पे उपलब्ध बांस का अगर देखेंगे रेट में डिपेंड करता है। जैसे पूर्णिया का मार्केट है या बेगूसराय का, इनके आसपास का जो भी मार्केट है, तो वहाँ कोई भी बांस 120 रुपए से नीचे नहीं है, पर ये बेचने जाएंगे तो उसके 80 से 90 रुपए तक भाव मिल जाएगा। लाठी पतला होता है, और लेकिन उसकी अलग डिमांड है। बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया डॉक्टर ठाकुर यहाँ पर। मुझे उम्मीद है इससे लाभ जरूर होगा अमरेंद्र जी को। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद कुमार जी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल से। उनसे बात करते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा आनंद जी सबसे पहले। आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? टीवी की आवाज बंद कर दें। जी जी जी, पूछिए सवाल। जी मैम, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मिल रहा है मैम, आपका मिल रहा है मैम, आवाज मिल रहा है। ठीक है, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मैम
शरतकालीन गोभी के लिए मतलब कीटनाशक के बारे में जानकारी दें। और नर्सरी जो देते हैं ना, नर्सरी देते हैं उसका। हाँ, ओके मैम, ठीक है। नर्सरी में कीटनाशक के इस्तेमाल को लेकर जानकारी चाहते हैं क्या? देखिए, कीटनाशक का जो इस्तेमाल करते हैं इसमें नर्सरी में जब गोभी वर्गीय फसल लगाते हैं तो उसमें कीट लगता है, पेंटेड बग बोलते हैं जिसको, जो कि गोभी वर्गीय की जो भी नर्सरी लगाते हैं उसका प्रमुख कीट है। ये क्या होता है, ये कीट जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उसके जो सूट निकलते हैं उनको वो खाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम जो मिथाइल डस्ट है 3%, उसको जो नर्सरी की जो भूमि होती है जो तैयारी करते हैं उसमें हम मिला देते हैं, जिससे कि ये बग उसके सूट्स को खाए ना और पौधों की अच्छी बढ़वार हो। ये इसका एक प्रमुख कीट होता है नर्सरी के, जिसमें हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, मिथाइल डस्ट का। और अगर हम जैसे कि अभी अगर चेपा का प्रकोप हो हमारी नर्सरी में, जो कि पत्तियों के ऊपर बैठता है और पत्तियों का रस चूसता है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम जो कॉन्फेडोर नाम की जो एक दवा है उसका लगभग हम 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में घोलकर उसका एक हल्का स्प्रे हम उसमें कर सकते हैं उसके नियंत्रण के लिए। जी जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आनंद जी। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। उमा दत्त जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहते कि गोभी की अच्छी किस्म जी मतलब कौन सी? जी पछेती गोभी की किस्म जानना चाहते हैं? हाँ, इस समय लगाना है। जी ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए उमा जी, अगर आप गोभी की खेती करना चाहते हैं और अभी आपने नर्सरी की वो पौधशाला तैयार नहीं की है, तो अभी आपको ये समय है कि आप पौधशाला तैयार करें। उसके लिए जो हमारे पूसा संस्थान की जो किस्म है, पूसा स्नोबॉल है, पूसा स्नोबॉल K1 है, पूसा स्नोबॉल 1 है, स्नोबॉल 16 है, पूसा स्नोबॉल KT 25 है। इनमें से आप किसी भी किस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो बीज है वो भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली, उसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है कटराई हिमाचल प्रदेश, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको इसका बीज भेज देंगे, तो वहां से आप इस जो भी समय है गोभी लगाने का, तो उनकी किस्मों को आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद नर्सरी से मुख्य खेत में रोपाई किस समय करेंगे और कितनी दूरी पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो अभी पौधशाला हम तैयार कर रहे हैं और जो लगभग अभी अगर पौध तैयार कर रहे हैं तो इसको लगभग 35 से 40 दिन लग जाते हैं अच्छी एक और स्वस्थ पौध तैयार होने में। तो 35 से 40 दिन के बाद में जब हमारे खेत अच्छे से तैयार हो जाए, उसके ऊपर हम मेड बना लें, तो मेडों के ऊपर इसकी रोपाई करते हैं। तो जो एक मेड से दूसरी जो मेड होती है उसकी जो दूरी होती है लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दो बीच की दूरी रहना चाहिए। और जो मेड है उसमें जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो थोड़ा जो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस है उसके रूप में हम यूरिया और डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि शुरुआती तौर पर जो पौधे हैं उनकी वृद्धि अधिक होती है और अच्छी होती है। और इस प्रकार हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो किसान भाई गोभी की खेती ड्रिप में भी कुछ किसान भाई कर रहे हैं, वो अच्छी प्रकार से बेड बना ले, जिनकी जो बेड है उनकी जो लंबाई है लगभग आधा मीटर हो, 50 सेंटीमीटर चौड़े हो, जिस पर 2 ड्रिप की लाइन बिछा लें, और जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखें, रखकर उस पौधे की रोपाई करें। जी, तो मुझे उम्मीद है इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे किसान। और डॉक्टर ठाकुर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बांस जो किसान लगाना चाहते हैं तो इसके पौधे वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उसके लगाने का तरीका क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये सही में समीचीन क्वेश्चन है, इस प्रश्न जो है आपका। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन जैसे कई स्टेट ने स्टेट बैम्बू मिशन के थ्रू उन्होंने नर्सरियों का एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर किसान को कहूंगा स्टेट बैम्बू मिशन को जरूर कांटेक्ट करें। भारत के राज्यों में और ये लागू है, उससे उनको तो फायदा ये हो जाएगा, गाइडेंस भी मिल जाती है और मॉनिटरी फायदा जो है वो मिल जाएगा। दूसरा, लोग एफआरआई में भी, और एफआरआई के बहुत सारे जो संस्थान हैं, जैसे जोरहट में हमारा रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट तो बांस का खान है, तो वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट, जो सबसे बढ़िया जो वस्तु है बांस के लिए, जो प्रजाति और डिफरेंट प्रजाति जो हैं उनका उपलब्ध है वहां से। फिर एफआर देहरादून हम लोगों के पास भी है, फिर टीआरआई जबलपुर है,
तो यहाँ पे संबंधित हमारे इनके वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, ICFRE के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, और साउथ इंडिया में जैसे कोयम्बटूर में हमारा IFGTB है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, और बेंगलोर में हमारा IWST है। तो ये सब संस्थान है जहाँ पे उपलब्ध है और हम उपलब्ध करा देते हैं। FRI में जो कि हमारा जोन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली और चंडीगढ़, इन सब के साथ हमको ये नियरेस्ट जगह है, तो हमसे कांटेक्ट करें और जहां को नजदीक सुविधा होती है हम उनको लगाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से वो उपलब्धि करा लें। बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अनिल यादव जी इस वक्त कटिहार बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनिल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर सिंह, हम पछेती गोभी के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपने बताया कि किस तरह से, कौन सा समय और क्या विधि होती है खेतों में लगाने के लिए। अब बात आती है फसल की देखभाल करने की, तो कौन कौन सी बातें मुख्य है? जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए किसानों को? देखिए, अगर हम देखभाल की बात करें तो उसमें कुछ कार्य होते हैं, जैसे कुछ समसामयिक कार्य होते हैं जिनमें खरपतवारों का नियंत्रण करना, उर्वरकों का प्रबंधन करना, सिंचाई करना। तो उसमें अगर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, जैसे कि मध्यम अगेती और मध्यम पछेती जो किस्में हैं उनकी अभी कटाई भी चल रही है और कुछ अभी फसल खेत में खड़ी है। तो अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो अभी हल्की उसमें गुड़ाई करें किसी भी खुरपीन की सहायता से। और ये बात ध्यान रखें कि अगर किसी भी खेत में अगर ऐसा रहा हो कि उसमें खरपतवारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो पहले ही जब वो खेत की तैयारी करें उसी समय पर पेंडामिथिलीन जो नाम का खरपतवार है उसका लगभग 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें, जिससे कि खरपतवारों से किसानों को बहुत अच्छा निजात मिल जाता है। अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में लगभग जो उनकी मेड़ हम बनाते हैं उसके ऊपर उसकी जो रोपाई करते हैं तो उसमें लगभग 50% हिस्सा उनका जब पानी से भर जाता है तब उसमें हम पानी बंद कर देते हैं। और अगर हम ड्रिप सिंचाई से अगर हम कर रहे हैं तो ड्रिप से जब हमारा पूरा जो बेड बनाते हैं हम तैयार करते हैं वो उसमें अगर नमी की अच्छी मात्रा है तो सिंचाई फिर ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जो तीसरी बात होती है उर्वरक प्रबंधन की, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे आपसे कि पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो किसानों को किस तरह से करना चाहिए। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी जरूर जुड़िए अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम शरदकालीन गोभी की खेती और बांस की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से सवाल पूछकर उनकी राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शाहनवाज खान लखीमपुर खीरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शाहनवाज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी शाहनवाज जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी पूछिए। हेलो जी जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। अरे मैम, हमें ये जानना चाहते हैं कि गोभी के जो पेड़ है वो कितनी दूरी पर रखे जाए। ठीक है जी जी ठीक है, आइए जानते हैं, बताइए डॉक्टर गोगराज सिंह। देखिए शाहनवाज जी, अगर आप गोभी की खेती अभी कर रहे हैं, पौधा आपने तैयार कर रही है, रोपाई का समय है और अभी कुछ पछती जो किस्में हैं उनका भी अभी पौधशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है, तो जो गोभी की जो फसल है उसमें आप अगर रोपाई कर रहे हैं तो जो पौधे से जो पौधे की दूरी है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और जो कतार से एक कतार की जो दूरी है वो लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर जरूर रखें। अगर आप दूरी मेंटेन करेंगे तो पौधों को अच्छे से उनकी जड़ों को पोषक तत्व तो मिल जाएगा और जो उनकी पत्तियां और जो उनका कर्ड बनता है उन फैलने को पौधे को अच्छे से एक जगह मिल जाएगा और उसका जो कर्ड होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका जो कलर का जो विकास है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और जो कतार से कतार की दूरी हो 45 से 60 सेंटीमीटर जरूर रखें। बिल्कुल शाहनवाज जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र कुमार जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। जी सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, खेत में बाहर कौन सा, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है सुरेंद्र जी। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, क्या आप बांस की खेती में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, खेत के चारों तरफ बांस लगाना चाहते हैं। जी 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 ठीक है, कौन सी किस्म अच्छी रहेगी इसके लिए, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जी डॉक्टर ठाकुर बताएं, अगर खेत के चारों ओर बांस लगाना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सी किस्म लगाना सही रहेगा? नमस्कार सुरेंद्र जी, ठीक है, इलाहाबाद में मैं आपको फिर सलाह वही दूंगा क्योंकि यहाँ की कई जगह मिट्टी में बहुत बदलाव आता है, तो मिट्टी का जांच जरूर कराएं पहली बात। पर वहाँ बांस होता है और जो पहले होते रहने वाले बांस थे वो लाठी बांस और कांटा बांस है। तो मैं कहूँगा कि उसकी जगह उनका मार्केट का लाठी बांस का तो फिर भी मतलब मार्केट या बाजार है, आप 2 बांस और लगाएं जो हम बोलते हैं बालखुआ, जो बहुत आराम से इन इलाकों में हो जाता है। फिर बैम्बूसा टुल्डा है और अगर न्यूटन्स मिल जाता है तो वो भी लगाएं। और लाठी बांस तो आप लगाएं ही लगाएं, मेड़ पे लगा सकते हैं। 5 मीटर की दूरी तो हम जरूर बोलते हैं, पर एक बात का ध्यान रखें, आपके मेड़ से दूसरे मेड़ तक, क्योंकि बांस अपना जहां होता है उसके 2 मीटर तक उसकी जड़ जमीन के नीचे फैलती है। बांस तो घास की तरह का पौधा है ना, तो क्या हो इसकी घास की तरह ऐसे ऐसे जड़ फैलती है। तो ये ध्यान रखें कि आपका मेड़ क्रॉस करके दूसरे के मेड़ में ना, अगर आपका मेड़ है तो मेड़ से पहले इधर की तरफ लगाएं, 1-1.5 मीटर इधर की तरफ, और उसके बांस के 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में 2-3 साल के बाद और कोई फसल नहीं होगी, क्योंकि जड़ बहुत कम्पीट करेगा, उसको पानी और ज्यादा चीजों की बहुत जरूरत होगी। और ये सब जो है हमारा इलाहाबाद में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर भी है, आप वहां भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर ये प्रोग्राम में अगर आप अनुमति दें तो मैं नंबर इनको शेयर कर लेता हूँ। जी जी जरूर। नंबर है 94101
50981। सारे किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है, और ये प्लीज डीडी किसान का संदर्भ जरूर दें, क्योंकि फिर कई काम आते हैं तो मैं भूल जाता हूँ। और ये किसान का संदर्भ मैं गुजारिश करूंगी एक बार फिर से दोहरा दे, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया हो तो वो नोट कर लेंगे। 9411050981 और हिंदी में 9410150981। जी जी बिल्कुल, और इस तो पे इस तरह संपर्क से करें। मैं जो भी नजदीक के इनके जहाँ पे उपलब्ध होना है या करना है, क्योंकि बांस की इनको तैयारी अगले साल करनी होगी, तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल, तो उससे पहले तमाम जानकारियां वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपसे और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन इस बीच बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात अधूरी रह गई थी कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है गोभी की खेतों में, वो किस तरह से किया जाए। देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात कर रहे थे। जो हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय डालते हैं, और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं। जी। जो आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिसमें 2 स्प्लिट डोज में डालते हैं। एक तो लगभग रोपाई के 20 से 25 दिन बाद में, दूसरी 40 से 45 दिन बाद में। तो वो हम टॉप ड्रेसिंग के द्वारा उसको, उसमें चाहे यूरिया हम हो चाहे DAP कोई भी हो, जो नाइट्रोजन की जो मात्रा बच जाती है वो टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, मतलब उसमें खड़े खेत में छिड़क देते हैं, और फिर पौधों के दोनों तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं। फिर उसमें हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि पौधों को अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन हो जाए पौधों में। और अगर हम किसान भाइयों ने आजकल ड्रिप से भी खेती कर रहे हैं, तो ड्रिप में हमें ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अच्छे से पानी में घुलनशील हो, पानी में अच्छे से घुल जाए। तो इसके लिए जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं जो कि अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों होते हैं 19, 19 और 19। कुछ ऐसे होते हैं जो 19, 0, 19, जिनमें फास्फोरस नहीं होता है, पोटेशियम और नाइट्रोजन ही होता है। तो जो तीनों की जो मात्रा होती है वो अपनी जो रिकमेंडेड डोज होती है उसके हिसाब से वो घुलनशील उर्वरकों के साथ में दे सकते हैं, जिससे कि पौधों की अच्छी वृद्धि हो। यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेमराज जी इस वक्त राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमराज जी, स्वागत है आपका। जी बताइए अपना सवाल। मैम, ये हमारे यहाँ पे गोभी लगाते हैं जो बार बार खराब हो जाती है। अच्छा, किस वजह से खराब हो जाती है, क्या समस्या आती है? मैम, जैसे कि वो उसमें फूल निकलते हैं, इसके बाद में क्या होता है कि वो पिछले से हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, बंदे नहीं रहते हैं। जी, आप फूल गोभी की बात कर रहे हैं? हाँ, फूल गोभी की। देखिए, इसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों में ऐसी किस्में होती है। 4 प्रकार की किस्में होती है फूल गोभी की अगर हम बात करें। कुछ होती है जो अगेती लगती है, कुछ होती है जो मध्य पचेती होती है, कुछ मध्य पचेती, कुछ मध्य अगेती और कुछ पचेती। 4 प्रकार की किस्में होती है। तो जब हम किसान भाई क्या करते हैं गलती, कि अभी किसी भी दुकान से जाते हैं कि मुझे गोभी लगानी है, तो वो एक समझ नहीं होती है वहाँ, तो वो बीज जो पचेती किस्में होती है उनको अगेती किस्मों में दे देते हैं। तो जब हम उनको लगाते हैं तो उसमें जो फूल निकलता है, जिसको हम कर्ड बोलते हैं, वो छोटे आकार का होता है और उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है। और जब हम पचेती किस्मों के समय में हम अगेती किस्में लगा देते हैं तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि तो हो जाती है, परंतु उसमें कर्ड का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये पहले सुनिश्चित कर लें कि आप जो किस्मों का चयन कर रहे हैं वो अगेती ले रहे हैं, अगेती के समय पचेती के समय पचेती ले रहे हैं, और मध्य अगेती और मध्य पचेती के समय उन्हीं किस्मों का चयन करें। आप जो अगर मई के महीने में आप पौधशाला तैयार कर रहे हैं तो आप अगेती किस्मों की तैयार करें। फिर आप अगर जुलाई में कर रहे हैं तो मध्य पचेती करें, और फिर आप सितंबर के माह में कर रहे हैं तो मध्य पचेती, और फिर आप अक्टूबर के माह में कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो आप पचेती किस्मों का चयन करें, जिसमें जिस समय आप ले रहे हैं फसल उसके अनुसार ही किस्म का चयन करेंगे तो कई तरह की जो समस्याएं हैं वो नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाकांत जी, रीवा मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। रमाकांत जी, स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हेलो जी। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं गोभी के बारे में जानना चाहता था कि गोभी कौन सी इस समय लगाई जाए, बीज? देखिए रमाकांत जी, आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। अभी आप अगर गोभी लगाना चाहते हैं तो आपको पहले पौधशाला में इसका जो पौध है वो तैयार करनी पड़ेगी।
हाँ सर। हाँ। तो इसके तैयार करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में इसकी पौध तैयार करें और उसका जो बीज है वो आप पछेती जो किस्में हैं उनका बीज लें। उसमें आप पूसा सनोबाल 1 ले सकते हैं, पूसा सनोबाल के 1 है, सनोबाल 16 है, पूसा सनोबाल केटी 25 है, जिनका बीज जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है हिमाचल में कटराइन में, आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगे पूसा की तो वहां से आपको पता चल जाएगा, वहां कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप वहां से बात कर सकते हैं और वहां से इनका बीज ले सकते हैं। तो इसकी खेती आप करें, आप कुछ बाजार से अगेती किस्में अब इस समय ना लगाएं। तो रमाकांत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ठाकुर आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि जिन किसानों ने बांस लगा लिया है अपने खेतों में, अब उसकी देखभाल कैसे करें, अच्छी उपज उन्हें मिले और गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? जी, आपके सवाल आने से पहले मैं एक किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मेरा लाइव प्रोग्राम है तो कृपया फोन ना करें क्योंकि 6 या 7 कॉल आ गए हैं तो फोन कॉल से हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। जी जी, तो 7 बजे के बाद कॉल करिए जी डॉक्टर ठाकुर को। जी डॉक्टर ठाकुर बताएं। जी, अब जी उनमें अभी क्या है कि जब अभी जिन्होंने लगा लिया है तो उस बाद अभी एक देख रेख का एक दौर शुरू हो जाता है। तो मैं इस समय बोलता हूँ कि खेत में शुरुआती में उनमें हर गड्ढों पे अगर किन्होंने कोई खाद दिया है या नहीं दिया है तो कम से कम आधा अगर दिया है। जी चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हम जो शरदकालीन गोभी की खेती है उसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से सस्य क्रियाओं के बारे में आपने बताया है और मध्य पछेती की जो किस्में हैं वो इस वक्त खेतों में लगी हुई होगी, कई जगहों पर तुड़ाई भी शुरू हो गई है, तो तुड़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इस समय जो मध्य अगेती और कुछ मध्य पछेती जो किस्में हैं उनकी कटाई जारी है। तो किसान भाई सबसे पहले तो यह है कि जो किस्म होती है उसके अनुरूप जब उसका फूल का निर्माण होता है तब उसी समय पे कटाई करें। कुछ किसान भाई जब छोटे फूल होते हैं उनको लगता है कि बड़े नहीं हो रहे हैं कुछ या और कोई पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से नहीं होता है तो उसकी वो कटाई कर लेते हैं, तो उसका बाजार में भाव नहीं मिलता है, उसका जो वजन है वो उसके किस्म के अनुरूप नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले तो जब फूल का निर्माण अच्छे से हो जाए, सुडोल हो जाए, उस पे जब किस्म के अनुरूप वो सफेद रंग का पूरा अपना आकार ले ले, रूप ले ले, तब उसकी कटाई करें। तो कटाई करने के बाद में किसान भाई ये करें कि उनकी पैकिंग से पहले उनकी ग्रेडिंग जरूर करें। ग्रेडिंग से हमारा यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि जो उसका आकार है, साइज है जिसको हम शेप बोलते हैं, उसके हिसाब से ग्रेडिंग करें। जो मध्यम आकार के होते हैं उनके अलग कर लें, जो अच्छे और बड़े आकार के होते हैं फूल उनके अलग करें, और जो छोटे आकार के होते हैं उनके अलग ग्रेडिंग करें, जिससे कि बाजार में अलग अलग पैकिंग के हिसाब से भाव लिया जा सकता है। अगर वो मिक्स होता है तो उसका भाव अच्छे से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, तो बाजार में अगर अच्छे भाव चाहिए आपको आपकी शरदकालीन गोभी की, या फिर अगर आपने मध्य पछेती भी लिया हुआ है तो फिर ग्रेडिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रामेश्वर जी इस वक्त खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी रामेश्वर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रामेश्वर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, चलिए लगता है उनका संपर्क टूट गया है। और इस बीच बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ठाकुर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बांस की खेती के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो बताएं हमें कि किस किस तरीके से अच्छे उत्पादन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को। जी हाँ, तो अपनी बात को जारी रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या करें, उसके चारों तरफ जो बांस जाल लगाया है कम से कम आधा आहार, अगर उन्होंने कुछ भी खाद नहीं दिया है तो अभी भी वक्त है। 1 बाल्टी कंपोस्ट हर उसके बीड़े के पास चारों तरफ कंपोस्ट डालें। और अगर इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो वो कम से कम 150 ग्राम खली, कोई भी खली हो, चाहे नीम की खली हो या दूसरी कोई भी खली हो, वो उसके चारों तरफ डालें और अच्छी तरह सिंचाई करके। और अगर इनऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं, अगर यूरिया या दूसरी चीज भी डाल सकते हैं, तो उसकी जो मात्रा रहेगी, अभी डालने की मात्रा रहेगी, वो थोड़ी सी कम रहेगी। हम अगर कह सकते हैं 1 मुट्ठी या फिर 20 ग्राम के आसपास यूरिया, ये अच्छे से मिक्स करके, बहुत सारे ये सारे जो बताया, 1 बकेट गोबर की खाद में इसमें मिक्स करके और शुरुआती में अच्छे से डाल के तो पानी डाल दें, तो ये अभी रहेगा। और मैं हमेशा किसानों को सलाह दूंगा कि बांस में आज जो भी आप लगाएंगे उसका फायदा अगले साल मिलेगा आपको जी। तो अभी जैसे लगाएंगे तो नया शूट, नया पोपल जो निकलेगा, तो अभी जितनी उसकी देखभाल करें। और अभी 15 क्योंकि ड्राई सीजन आने वाला है, अब बारिशें कम हो जाएंगी, तो 15 दिन या 20 दिन पे सिंचाई करें। 2 साल जो है नए बांस की देखभाल जरूर करें। जिनके पुराने बांस हैं, काफी बड़े हैं, ऐसे भी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ी देखरेख अलग होगी। उनको हम लोग कहते हैं कि बीच के। डॉक्टर ठाकुर माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी रमानाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कूच बिहार पश्चिम बंगाल से। आइए उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रमानाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। ये मैम, ये पत्ता गोभी की अभी नर्सरी तैयार किया जा सकता है या नहीं? जी आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह। जी, आप पत्ता गोभी की अगर खेती करना चाहते हैं तो अभी आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो पचेती किस्म है, जिसमें पूसा ड्रम हेड है और पूसा मुक्ता है, 2 किस्में हैं हमारी पूसा संस्थान की, उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो नज़दीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से अगर कोई किस्म बनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। पत्ता गोभी की अभी आप खेती कर सकते हैं, उपयुक्त समय है, लेकिन पचेती किस्म की आप नर्सरी तैयार करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी गोभी की खेती कर रहे हैं किसान, रोग व कीट की आशंका किस तरह की होती है जिसके लिए सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, जो अभी इसकी गोभी वर्ग की जो फसलें हैं उनमें हम अगर कीटों की बात करें तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय से इनका प्रकोप शुरू हो जाता है। तो नर्सरी में जो प्रमुख कीट लगता है वो होता है पेंटेड बग होता है, जो हमने बात की थी पहले भी कि ये जो सूट निकलते हैं, जो पौधों का जब अंकुरण होता है तो उनको वो खाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें जो पौधशाला की जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें 3% जो मिथाइल डस्ट है उसको थोड़ा मिला देना चाहिए, जिससे कि इस कीट से नियंत्रण हमें मिल सके। और जो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, समय की कमी है, एक बार रुक करना चाहेंगे डॉक्टर ठाकुर का भी इस बीच। डॉक्टर ठाकुर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केटिंग बहुत बड़ी एक चुनौती भी है किसानों के सामने और बहुत ही अहम बात भी है, तो ऐसे में मार्केटिंग से जुड़ा क्या टिप्स आप चलते चलते किसानों को देना चाहेंगे? जी हाँ,
मार्केटिंग बहुत बड़ा टिप्स है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि हर किसान ध्यान रखें कि जिस जगह पे हो रहा है, अगर वो किसान का क्षेत्र जहाँ सब्जी उगाने का क्षेत्र है, तो वहां पे क्या होगा कि उसकी डिमांड तो ही लोकल ही हो जाएगी। फिर वो हमेशा नजदीक वाले मार्केट में ध्यान दें, और शटरिंग वाले जो है शटरिंग है या जो इमारती कार्यों में एक बांस के हर जगह छोटा छोटा मार्केट आजकल बन गया है। बड़े मार्केट तो जैसे बरेली है, बांस बरेली और नजीबाबाद यहाँ यूपी में है और कई जगहों में है, अम्बाला है, लेकिन ये सब तो है ही है। फिर मैं बोल दूंगा कि अगर कई किसान ऐसे होते हैं जिन्होंने 4 हेक्टेयर में लगाया है, 5 हेक्टेयर में लगाया। जी चलिए, वह फिर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस बीच आप लगातार बने रहे डॉक्टर ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है बांस की खेती से जुड़ी हुई, और बहुत सारे किसान भी लगातार आपको संपर्क कर रहे हैं डॉक्टर ठाकुर। हमें उम्मीद है आगे भी संपर्क करेंगे वो आपसे और बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे और सफलतापूर्वक बांस की खेती करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, और डॉक्टर सिंह आप भी लगातार जुड़े रहे हैं और गोभी की खेती से जुड़ी इतनी अहम जानकारी आपने दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको हेलो किसान कार्यक्रम में मिली है शरदकालीन गोभी की खेती के बारे में और बांस की खेती के बारे में। तो इन जो तमाम जानकारियां हैं इनका आप उपयोग कीजिए और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आपको बता दें कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल और फार्म प्रबंधन। तो कल आप इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं, तो नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ कार्यक्रम हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे जानिए कैसे बढ़ाएं गेहूं की उपज और क्या है समन्वित मछली पालन। रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा मकसद तो है इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच नई सोच नई सोच।
ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बने। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की